अर्निंग पर शेयर, अरे ये तो बहुत इजी है। अर्निंग पर शेयर का नाम सुना आपने? कब सुन लिया इतने छोटे जीवन में अर्निंग पर शेयर? तो अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी की टोटल अर्निंग लेंगे और उसको नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करेंगे। तो इन शॉर्ट इट इज द अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर वन शेयर, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टोटल अर्निंग से हमें सिचुएशन समझ में नहीं आएगी, पर शेयर से सिचुएशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अर्निंग पर शेयर इक्वल टू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम निकालते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग पर शेयर इज नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालेंगे? तो पैट माइनस, लिखो यहां पे, प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, थोड़ा बहुत अब समझ में आने लग गया आप लोग को। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी समझ में आएगा। तो ईपीएस के ऊपर भी मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या दे दिया जाए या रहने दें? ज्यादा पढ़ के क्या होगा? ज्यादा पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति होगी? किसने बोला ये बात? मैं बोलता हूं? मैंने कब बोला ज्ञान की प्राप्ति होगी? मुझे तो ऐसा कुछ याद आ नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, कैलकुलेट ईपीएस। तुम लोग धीरे धीरे क्या मेरे सारे डायलॉग चुरा लोगे क्या? कैलकुलेट ईपीएस, राइट हैंड साइड रुपीज, पीवीआईटी 47,16,923, 4716,923 लिखा गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 4,40,000, पीबीटी, तो पीबीटी में आपको दे रहा हूं ना, तो एग्जाम में आपको निकालना पड़ेगा। 42 लाख, देख के बताना कितना आ रहा है। 96,923। तो एग्जाम में आपको ऐसे पीबीटी नहीं दिया रहेगा। हाँ, और एग्जाम में आपको इंटरेस्ट दिया रहेगा, टैक्स दिया रहेगा एट द रेट ऑफ 35%। तो मुझे आप टैक्स बताएंगे कितना आ रहा है? वन 496,923। तो एग्जाम में आपको ये पीबीआईटी दिया रहेगा, इंटरेस्ट दिया रहेगा, टैक्स दिया रहेगा। तो अब आप निकालेंगे पैट। पैट बताइए। $27,80,000। श्योर ना? अब आपको लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स। यहां तक मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, 10 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख। तो अब आप बताएंगे ईपीएस क्या होगा? ईपीएस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैलकुलेट ईपीएस। तो आप बोलेंगे ईपीएस इक्वल टू 27,80,000 डिवाइड बाई 10 लाख, रुपीज 2.78, रुपीज 2.78, रुपीज 2.78। ओके, सबने लिख लिया? चलिए,
एक और क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट ईपीएस। इस बार मैं आपको दूंगा करने के लिए। क्या आप लोग रेडी हैं? अपने से करने के लिए रेडी हैं? बोलो हाँ या ना। इक्विटी शेयर कैपिटल, अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत साल पहले ये क्वेश्चन आया था। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख, ब्रैकेट में यहां पे लिखेंगे फेस वैल्यू ₹20, उसके बाद लिखेंगे सिक्योर्ड लोन एट द रेट ऑफ 15%, 35 लाख। फिर लिखेंगे ईबीआईटी, ईबीआईटी दिया हुआ 25 लाख। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 2 से 4 मार्क्स के लिए, 2 से 4 मार्क्स, ज़्यादा मेहनत नहीं है। टैक्स रेट 35% है। अब इस बार इतनी इंफॉर्मेशन से आपको ईपीएस निकालना है। पहला मौका किसको दिया जाएगा? स्टूडेंट को। $5.135। चलो मैं चेक करता हूं, मेरे को याद नहीं है। तो आंसर लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ईबीआईटी। कितना दिया हुआ ईबीआईटी? उसमें से पहले लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा 35 लैक्स इंटू 15%। ये कितना होता है? 35 लाख इंटू 15%, हाँ जी 5,25,000। फिर लिखेंगे ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। बोलो जी, 19,75,000। पॉइंट नंबर डी, अब इसमें से टैक्स लेस करेंगे एट द रेट ऑफ 35%। टैक्स माइनस करो, 19,75,000 का 35%, हाँ 20 लाख, 12 लाख, इतना ज्यादा? अरे रुक, 35% ऑफ 19,75,000, 12 लाख। माइनस करके जो ईएटी आया है 12 लाख। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं? पहले जो मैंने लिखा वो बोलो ना। टैक्स कितना है? 6 लाख। हाँ पूरा लिखना है। पॉइंट नंबर डी हो गया। ई एफ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 50 लाख को 20 से डिवाइड करना है, 2,50,000। फिर आपका लास्ट लाइन आएगा ईपीएस, 12,83,750 डिवाइड बाई 2,50,000। बोलो जी, 12,83,750 डिवाइड बाई 2,50,000, डी अपॉन ई 5.13। श्योर? 100%? ओके, लॉक किया जाए। तो थोड़ी सी मेहनत इस बार करवाई गई आपसे। इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ सकता था, तो उस केस में उसको भी पहले माइनस करेंगे। इज इट राइट? आपकी बुक में वापस आ जाओ। अर्निंग पर शेयर जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। ओके, सबने लिख लिया? अब हम एक और रेशियो आज देखेंगे, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर मतलब टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग्स जो है वो कंपनी टोटल जो अर्न करती है उसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन कंपनी पूरी अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करती है, थोड़ा रिटेन करती है।
तो यहां पर शेयर होल्डर देखना चाहता है कि तुमने क्या कमाया, उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या मिला, मुझे मुझे क्या मिला, डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर का मतलब है अर्निंग का कितना अमाउंट हम डिविडेंड के रूप में दे रहे हैं, ये पता चल जाएगा अभी आपको। तो डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल डिविडेंड लेंगे, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड पर शेयर। टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इससे पता चलता है कि पर शेयर कितना डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। इसका एक और फॉर्मूला वो भी लिख लो आसपास, और फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड रेट, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड, ये भी एक तरीका है डिविडेंड पर शेयर निकालने का। दोनों इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई उसके हिसाब से फाइंड आउट कर लेना है। अगर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और डिविडेंड का रेट मान लो 20% है, तो डिविडेंड पर शेयर 2 रुपीज आया। तो ये जल्दी हो जाएगा अगर आपको ये पता है शॉर्टकट में। तो डिविडेंड रेट इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। अकाउंट्स में भी आपने कई क्वेश्चन में डिविडेंड निकाला होगा। अब है डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपी रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब है अर्निंग का कितना परसेंटेज, अर्निंग का कितना परसेंटेज हम पे करते हैं एज ए डिविडेंड। वेरी इजी। तो दिस रेशियो मेजर्स डिविडेंड पेड इन रिलेशन टू नेट अर्निंग। तो आप फॉर्मूला खुद ही बना सकते हो, डीपीएस अपॉन ईपीएस, या फिर टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल अर्निंग। जैसे आपको इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आप डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल सकते हैं। सपोज आपका टोटल डिविडेंड कंपनी ने 5 लाख पे किया है और कंपनी की अर्निंग 10 लाख है, तो कंपनी अपने अर्निंग का 50% डिविडेंड पे आउट कर रही है। 50% पे आउट कर रही है तो 50% रिटेन भी कर रही है। इस रेशियो में किसको इंटरेस्ट रहेगा, शेयर होल्डर को। फॉर्मूला लिखा हुआ डीपीएस अपॉन ईपीएस, या फिर आप लिख लो आसपास टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल अर्निंग। बात एक ही है ना, टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल अर्निंग। लिख लिए? नो सर, कब लिखोगे तुम? फिर एक और लाइन लिखना, इन्वेस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस रेशियो। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेम द पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर रेशियो। तो हु विल बी मोर इंटरेस्टेड इन डिविडेंड पे आउट रेशियो? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस रेशियो। उसी तरह ईपीएस और डीपीएस के लिए भी वही लिखना है। ओके, तो ये हो गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, एक सेकेंड रुक जाइए। दे दिया जाए कि रहने दिया जाए? दे ही दिया जाए। लिखो, कैलकुलेट डिविडेंड पे आउट रेशियो। टोटल डिविडेंड 2 लाख, टोटल अर्निंग्स 5 लाख। अब आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। अब इसमें से डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है, डीपी रेशियो। तो आपके इंस्टीट्यूट ने तो फॉर्मूले में डीपीएस और ईपीएस यूज किया है, लेकिन उससे आपका काम चलेगा नहीं। तो आप 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख भी कर सकते हैं, इंटू 100 करके बताना, 40%। तो ये कंपनी अपनी अर्निंग का 40% डिविडेंड पे कर रही है। ये कंपनी अपने अर्निंग का 40% डिविडेंड
पे कर रही है। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। एक और है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू मार्केट। हमारा टॉपिक अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चल रहा है, उसमें अब अगला जो पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू मार्केट और वैल्यूएशन और इन्वेस्टर। तो ये भी जो रेशियो है, ये इन्वेस्टर इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बेसिस पे कंपनी की वैल्यूएशन होती है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टर डिसीजन लेते हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, और अंडर वैल्यूड है यानी कम है। और ओवर वैल्यूड स्टॉक रहेगा तो उसको हम बेचते हैं, और अंडर वैल्यूड स्टॉक रहेगा तो उसको हम खरीदते हैं। तो ये रेशियो से उस चीज को आइडेंटिफिकेशन करने में आपको मदद मिलेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशियो, एक है डिविडेंड यील्ड, एक है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू पर शेयर, और एक और डाल दिया उन्होंने सिलेबस में क्यू रेशियो। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक दिखा नहीं है मुझे, लेकिन कल को आ गया तो करना आना चाहिए। इज इट राइट? तो पहले देखेंगे पीई रेशियो। पीई रेशियो का फुल फॉर्म क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो। इसको प्राइस अर्निंग रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ईपीएस को मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करता है, ईपीएस को मार्केट प्राइस के साथ, और ये देखता है कि मार्केट प्राइस ईपीएस का कितना टाइम्स है, मार्केट प्राइस अर्निंग पर शेयर का कितना टाइम्स है। तो अगर मान लो अर्निंग पर शेयर 5 रुपए है और मार्केट प्राइस 80 रुपीज है, 16 टाइम्स, यानी इन्वेस्टर 1 रुपया ईपीएस के अगेंस्ट में 16 रुपीज प्राइस देने को तैयार है। मार्केट प्राइस से ईपीएस को कंपेयर किया, मार्केट प्राइस ईपीएस का 16 टाइम्स है। इसका मतलब एक इन्वेस्टर 16 टाइम्स अमाउंट पे करने को तैयार है। ठीक है, तो इस रेशियो का पर्पस क्या है? एक तो इस रेशियो से हम पता चलता है कि शेयर ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। कैसे पता चलेगा? इस कंपनी का पी रेशियो 16 है, इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है? सपोज इंडस्ट्री का 10 है, सिमिलर कंपनी का पी रेशियो 10 है, इस कंपनी का 16 है, तो इस कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है, ओवर प्राइस्ड कंपनी है, ये महंगा मिल रहा है आपको। दूसरी कंपनी में अगर 5 रुपये अर्निंग होगा इंटू 10 50 में मिल जाएगा आपको, जबकि ये कंपनी 80 है, महंगा है। लेकिन अगर इस कंपनी का पी रेशियो 4 टाइम्स है, या इंडस्ट्री क्या करूं, 20 गुना कर दूं, 20 टाइम है और इसका 16 ही है, तो इस केस में अंडर प्राइस्ड है, यानी होना चाहिए था इसका वैल्यू 5 इंटू 20 100 रुपीज, लेकिन मिल रहा है आपको 80 में। इज इट राइट? तो इससे पता चलता है स्टॉक ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। दूसरा, आपके मन में सवाल आएगा कि जब इंडस्ट्री का एवरेज 10 है तो किसी एक कंपनी का 16 है, इन्वेस्टर इसको ज्यादा अमाउंट क्यों देने को तैयार है? क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। हायर पी रेशियो से क्या पता चलता है? इसकी ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें आगे आने वाले ईयर्स में अर्निंग और बढ़ेगी, इसलिए वो उसके लिए ज्यादा अमाउंट देने को तैयार है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एमपीएस इज इक्वल टू, लिख लेना, ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। तो बेसिकली इस फॉर्मूले का रोल मार्केट प्राइस निकालने के लिए भी होता है। अगर मेरे पास ईपीएस है और पी रेशियो है तो मैं मार्केट प्राइस एस्टिमेट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर अर्निंग पर शेयर 5 है और पी रेशियो 16 है, तो इसकी शेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए? 5 इंटू 16, 80 रुपीज होनी चाहिए। ठीक है, तो पी रेशियो से पता चलता है कि क्या कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। हायर पी रेशियो
indicates share is overvalued. Higher P ratio indicates share is, lower P ratio indicates share is undervalued. पी रेशियो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, ठीक है। जो बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं उसका पी रेशियो हाई रहता है, क्योंकि वहां पर शेयर की डिमांड ज़्यादा है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। और जो थोड़ी पुरानी नहीं, बेकार कंपनी रहेगी तो उसका पी रेशियो कम होता है, ठीक है। तो पी रेशियो का पर्पस है ग्रोथ पोटेंशियल, रिस्क, शेयर होल्डर्स ओरिएंटेशन, कॉर्पोरेट इमेज, डिग्री ऑफ, ये सब फैक्टर से पी रेशियो चेंज हो सकता है। इसलिए कंपनी अपना इमेज सुधारने में ध्यान देती है, लिक्विडिटी अच्छी रखती है, ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करती है, तो उनका पी रेशियो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो पी रेशियो के बारे में समझ में आ गया। आप कभी भी कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज़ देखेंगे तो उसमें पी रेशियो वर्ड यूज होता है। तो आज आपको समझ में आ गया क्या है, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। इट इंडिकेट द पेबैक पीरियड टू द इन्वेस्टर और द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। इसका मतलब है सपोज आपका मार्केट प्राइस 80 है और आपका पी रेशियो कितना 16 है। मार्केट प्राइस 80 है, पी रेशियो 16 है, तो ईपीएस कितना होगा, 5 होगा। रिवर्स वर्किंग, ईपीएस 5 होगा। तो पेबैक का मतलब है आपको हर साल अगर 5-5 रुपए कमाई हो तो आपका 80 रुपया रिकवर करने में लगभग 16 ईयर लग जाएंगे। हर साल 5 रुपया अगर ईपीएस हो और ईपीएस में अगर ग्रोथ नहीं हो तो आपको ये रिकवरी करने में लगभग 16 ईयर्स लग जाएंगे। दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड, ठीक है। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं, बिकॉज कंपनी का ईपीएस काफी ग्रोथ करता भी है। ग्रोथ नहीं हो तो 16 ईयर तक लग जाएगा। इसलिए हायर पी रेशियो कुड आइदर मीन दैट द कंपनी स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और द इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग अ हाई ग्रोथ रेट इन फ्यूचर। अब 16 ईयर तक कौन वेट करे, 80 रुपया आज आप लगाओगे, उसको रिकवरी करने में 16 ईयर लग जाएगी। बट इन्वेस्टर को लगता है कि इसका ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। अभी ईपीएस 5 है लेकिन उसको लगता है आने वाले ईयर्स में 7, 8, 9, 10, 12 होगा, तो उसका जल्दी रिकवरी हो जाएगी। या फिर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यस और नो। एक और रेशियो आ गया, डिविडेंड यील्ड एंड अर्निंग यील्ड। डिविडेंड यील्ड एंड अर्निंग यील्ड, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड का मतलब है डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, डीपीएस अपॉन एमपीएस, डीपीएस अपॉन एमपीएस। इंस्टीट्यूट ने एक और फॉर्मूला दिया है जो जनरली हम यूज करते नहीं है, डिविडेंड प्लस माइनस चेंज इन शेयर प्राइस अपॉन इनिशियल शेयर प्राइस। इस फॉर्मूले से एक्चुअली आपको टोटल यील्ड पता चलता है। क्या? क्योंकि उन्होंने शेयर प्राइस में गेन और लॉस को भी कंसीडर किया है। लेकिन अगर डिविडेंड यील्ड पूछे तो सही फॉर्मूला यही है, क्योंकि यहां हम देखते हैं कि जो हमने शेयर प्राइस में इन्वेस्ट किया है और जो डिविडेंड हमें मिला है, तो व्हाट इज माय डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर प्राइस। व्हाट इज माय डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर प्राइस। सपोज आपने एक शेयर खरीदा, आईटीसी कंपनी का एक शेयर परचेज किया 275 रुपीज में, ये रेट चल रहा है लगभग, है कि नहीं? नहीं पता, अच्छी बात है। अभी तुम स्टूडेंट हो, अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है। पता होता तो मुझे थोड़ा सा शक होता फिर, ठीक है, कि तुम दिन भर पढ़ाई के अलावा ट्रेडिंग भी करते हो। और आईटीसी ने मान लो
₹10 डिविडेंड दिया है, मैंने 275 लगाए, मुझे ₹10 डिविडेंड मिला, तो व्हाट इज माई डिविडेंड यील्ड, यानी डिविडेंड के रूप में मुझे रिटर्न कितना मिला, 10/275, 275 लगाया और 10 कमाया, इंटू 100, तो हाँ 3.63% आपका रिटर्न आया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और अगर मान लो आईटीसी की प्राइस 275 से बढ़कर 290 हो गई है, तो ₹15 का मुझे कैपिटल गेन भी हुआ, 275 से 290, तो उस केस में 15 भी ऐड कर देंगे और मेरा आंसर बदल जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट, इसको हम बोलेंगे टोटल यील्ड। इंस्टीट्यूट ने ना गलत फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि इसमें हमने कैपिटल गेन को भी कंसीडर किया है, सिर्फ डिविडेंड को कंसीडर करेंगे तो डिविडेंड यील्ड, हाइयर द बेटर। Higher the better. Shareholders are interested in this ratio. Shareholders are interested in this ratio. Shareholder जानना चाहता है कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कुछ शेयरहोल्डर तो क्या करते हैं, जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है, जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि इतना पैसा तो मुझे मिल जाएगा, 100 लगाया, ₹3 तो कम से कम डिविडेंड के रूप में मिलेगा, बाकी कैपिटल गेन के रूप में भी मिल जाएगा। दूसरा इसी का भाई है अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड मतलब यहां पर हम अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर लेंगे। यहां पर भले कंपनी ने डिविडेंड दिया हो या नहीं दिया हो, टोटल जो कंपनी ने अर्न किया उसके साथ मार्केट प्राइस को हम कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्निंग यील्ड। और इसका एक और नाम है अर्निंग प्राइस रेशियो, अर्निंग प्राइस रेशियो। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ पी रेशियो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, दिख रहा है क्या आपको, यहां पर ईपीएस अपॉन एमपीएस लिखा हुआ है। सो इफ पी रेशियो is 10, calculate earning yield। क्वेश्चन लिखो, if P ratio is 10, calculate earning yield। तो स्टूडेंट एग्जाम में सोच रहा है कि दिया क्या और पूछ क्या रहा है, आंसर बहुत इजी है, 1 डिवाइड बाई पी रेशियो, रेसिप्रोकल। सो अर्निंग यील्ड इज इक्वल टू 1/10 इंटू 100 कर देना, क्योंकि ये आंसर आपको परसेंटेज में लिखना है। 10% आया, बोलो ना हाँ, हाँ क्यों नहीं बोलते, रिवर्स वर्किंग भी आना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखो, ये लिख लिया आपने, हाँ थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, if dividend payout ratio is 0.4 is equal to 0.4 comma price earning ratio is 8, calculate dividend yield। if dividend payout ratio is 0.4, P ratio is 8, calculate dividend yield। देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब दे पाएगा।
हाँ जी बोलो। समय समाप्ति की घोषणा। तो पहले आप समझो कि आपको दिया हुआ क्या है। डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब है डीपीएस अपॉन ईपीएस दिया हुआ है आपको 0.4। पी रेशियो का मतलब है एमपीएस अपॉन ईपीएस दिया हुआ है आपको इस 8। ठीक है। और आपको निकालना है डीपीएस अपॉन ईपीएस, सॉरी डीपीएस अपॉन एमपीएस निकालना है। डिविडेंड यील्ड का मतलब डीपीएस अपॉन एमपीएस बराबर। बोलो ना हाँ या ना। क्वेश्चन समझोगे तभी तो आंसर समझोगे। तो अब हमें डीपीएस अपॉन एमपीएस निकालना है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं डीपीएस अपॉन ईपीएस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप ईपीएस से डिवाइड कर दो। बोलो ना हाँ। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ईपीएस से डिवाइड कर दें तो भी मेरा काम हो सकता है। तो इसका मतलब है डीपीएस अपॉन ईपीएस 0.4 दिया हुआ है और एमपीएस अपॉन ईपीएस 8 दिया हुआ है आपको। तो 0.4 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 भी कर देना तो आपका परसेंटेज में आ जाए। 5% आ रहा है। तो ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आएंगे। बोलो हाँ। एनी डाउट? नो डाउट। एक और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और लिखो। ये लिख लिया आपने? हाँ जी आपने। एक और क्वेश्चन, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0.4। अर्निंग यील्ड, अर्निंग यील्ड कितना दिया हुआ है? इज 12.5%। अर्निंग यील्ड 12.5%। कैलकुलेट डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। कैलकुलेट डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। क्वेश्चन लिखना है कि नीचे आंसर लिखना है। ट्राई करेंगे। ट्राई करने का कोई पैसा नहीं है। अच्छा बच्चा कोशिश करेगा। चलिए टाइम ओवर। 1 मिनट। ऐसा क्या कर रहे हैं? डिविडेंड पे आउट का मतलब है डीपीएस अपॉन ईपीएस और अर्निंग यील्ड का मतलब है ईपीएस अपॉन एमपीएस। और डिविडेंड यील्ड निकालना है तो डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है डिविडेंड अपॉन एमपीएस बराबर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ईपीएस डिविडेंड अपॉन ईपीएस इंटू ईपीएस अपॉन एमपीएस कर सकते हैं। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस बार मैंने ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दिया। देखा मैजिक? तो डिविडेंड अपॉन ईपीएस ऊपर दिया हुआ है 0.4 और ईपीएस अपॉन एमपीएस भी ऊपर दिया हुआ है 12.5%। तो आपका आंसर कितना 5% फिर से आ गया। ये वही क्वेश्चन है। वहां पे मैंने आपको पी रेशो 8 दिया था और उसका अभी रेसिप्रोकल मैंने अर्निंग यील्ड आपको 12.5% दिया 1/8। तो आंसर सेम आना चाहिए। यस और नो? यस।
इंटरप्रिटेशन, बुक में वापस आ जाओ। दिस रेशियो इंडिकेट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग यील्ड चल रहा है अभी। दिस रेशियो में बी बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड परसेंटेज इंडिकेट्स रिटर्न ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। डिविडेंड परसेंटेज दिया रहेगा, इसका मतलब पेड अप कैपिटल पे कितना परसेंटेज मिल रहा है, लेकिन उससे हमें ज़्यादा सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर कोई कंपनी बोले, जैसे फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो लिमिटेड है, इन्होंने कहा कि हमने 700% डिविडेंड दिया है, तो ज़्यादा उछल कर नाचने की जरूरत नहीं है। 700% यानी 70 रुपए डिविडेंड दिया उन्होंने, लेकिन उनकी मार्केट प्राइस करीब 3750 रुपीज़ चल रही है। तो अगर आप मार्केट प्राइस से देखेंगे तो मुश्किल से 2-2.5% ही रिटर्न आया है। कितना आया? 1.2% के करीब आ गया। तो यानी कि इस कंपनी में अगर आपने 3750 रुपये आज लगाए और आपको 70 रुपये मिले, तो आपको 2% रिटर्न आ रहा है फ्रॉम डिविडेंड। तो 700% जो है एक दिखावा है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न या डिविडेंड इसलिए अनाउंस करती है ताकि इन्वेस्टर का कम से कम डिविडेंड यील्ड थोड़ा अच्छा दिखे। बट आपको देखना है डिविडेंड यील्ड, जिससे आपको सही मायने में आपका कितना रिटर्न हुआ वो पता चलेगा। एक और रेशियो है जो मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करता है, यानी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू पर शेयर का कितना टाइम्स है। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू पर शेयर, हाउ मेनी टाइम्स इज द मार्केट वैल्यू कंपेयर टू बुक वैल्यू। अब आप पूछेंगे सर ये बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू मतलब नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो कोई कंपनी है, उसकी मार्केट प्राइस 400 रुपए है, उस कंपनी का नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर मान लो 200 रुपए, बुक वैल्यू पर शेयर 200 रुपए है। यानी बैलेंस शीट में से इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व लेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे, तो दैट विल गिव मी बुक वैल्यू पर शेयर। एज पर बैलेंस शीट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर एज पर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट दी हुई है, यहां पे लिखा हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपीज 100। रिजर्व एंड सरप्लस, सपोज रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया हुआ है 1900, तो आपका नेटवर्थ हो गया 2000। नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2000 डिवाइड बाय 10 लाख शेयर, तो इस तरह से 200 रुपये पर शेयर आ गया। तो अगर एग्जाम में आपको डायरेक्टली नहीं दिया तो बैलेंस शीट में जाकर इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व माइनस लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। तो ये आ गया 2 टाइम्स। इन्वेस्टर जो है मार्केट में, जो इन्वेस्टर है वो बुक वैल्यू पर शेयर का 2 गुना पैसा देने को तैयार है एक शेयर के लिए। किसी कंपनी का 20 टाइम्स भी होता है, किसी का 5 टाइम्स भी होता है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी कर सकती है। हाइयर रेशियो मतलब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज्यादा है, इन्वेस्टर को उस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है, तभी तो वो ज्यादा अमाउंट देने को तैयार है बुक वैल्यू से भी। तो कंपनी टू कंपनी रेशियो बहुत वेरी करता है। जिस कंपनी में ग्रोथ बहुत ज्यादा है उसका रेशियो हाइयर होता है, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक फॉर्मूला है, एवरेज शेयर प्राइस ले लो, अगर वो दिया है बुक में लिखा हुआ है, और अगर एवरेज शेयर प्राइस नहीं दिया हुआ है तो जो क्लोजिंग प्राइस है वो दिया हुआ है। ये दिखाता है कि शेयर होल्डर का कंपनी के शेयर पे कितना कॉन्फिडेंस है, कितना टाइम पे करने को तैयार है। हाइयर द रेशियो बेटर इज द शेयर होल्डर्स पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल गेन। जितना ज्यादा है उतना उसका रिटर्न ज्यादा आ रहा है। क्लोजिंग पर शेयर मतलब आज का प्राइस, आज, और एवरेज मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट के लिए अगर सिर्फ एक ही प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में
तो दिमाग की बत्ती बंद। और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है दो डेट के बीच का, तो उसका एवरेज ले सकते हैं, ठीक है। और एक और रेशियो पढ़ेंगे, क्यू। क्यू रेशियो को मिस्टर जेम्स टॉबिन ने दिया है। क्यों आया, अब देखिए क्यों आया, क्यू रेशियो क्यों आया। जेम्स टॉबिन का कहना है कि क्यू रेशियो विल कंपेयर द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू कितनी है, एंड कंपेयर दैट विद द एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट। या बेसिकली वही हो रहा है, मार्केट वैल्यू को हम उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब आज अगर ये एसेट आपको रिप्लेस करने पड़े, बुक वैल्यू मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट मींस आज अगर ये एसेट हमें रिप्लेस करने पड़े तो कितना अमाउंट आपको लगेगा, उसके मुकाबले आज कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है। हाइयर वैल्यू रहेगा मतलब इन्वेस्टर का फेथ कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ठीक है। कम रहेगा, फेथ कम है, अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो दिस रेशियो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी शेयर की मार्केट वैल्यू को हम उसके इंट्रिंसिक वैल्यू, एसेट्स और लायबिलिटी की रिप्लेसमेंट वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये रेशियो 1 है तो इक्विलिब्रियम है, 1 से कम है स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी कि जो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू उससे भी कम में शेयर मिल रहा है, बल्ले बल्ले सस्ता है, हाँ शावा शावा। और अगर 1 से ज्यादा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। 1 से ज्यादा यानी कि मार्केट वैल्यू एसेट की वैल्यू से ज्यादा है। एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे पता चलेगा, तुम्हारा मोबाइल दो जरा, ये लो भाई साहब खरीदोगे इसको, बोलो हाँ, कितने में, 20,000 में, वही तुम्हारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पास्ट में आपने खरीदा उसको डेप्रिशिएट करते करते अभी जो आ गया, और एक आज अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो कितना अमाउंट आपको खर्च होगा या मिलेगा, ठीक है। हाँ नया, आज की डेट में इस एसेट की क्या वैल्यू है, ऐसा बोलो, आज की डेट में इस एसेट की क्या वैल्यू है। कम या ज्यादा भी हो सकता है, न्यू नहीं, वो जिस स्टेज पर पहुंच गया है उतना, ठीक है। हाँ जी, एक और क्वेरी पूछ रहे हैं, बोलो। बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू रहती है ना। डेटा राइट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तो मार्केट में जाके पता करना पड़ेगा ना। बैलेंस शीट नहीं, उसके लिए मार्केट जाना होगा आपको, मार्केट में पता करना होगा ये लैपटॉप का रिप्लेसमेंट वैल्यू कितनी है, ये मोबाइल की रिप्लेसमेंट वैल्यू कितनी है, ये बिल्डिंग की रिप्लेसमेंट वैल्यू कितनी है। एक काम करो, इस रेशियो में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपली बात, एसेट का आज मार्केट वैल्यू कितना है, ठीक है। और कैसे निकालना है उसके पीछे फिलहाल अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट मत करो, चाहिए मार्केट में जाओ पूछो, पता चल जाएगा। तो अब हमने क्या किया, आपका काम सिंप्लीफाई करने के लिए नोट्स फॉर कैलकुलेटिंग रेशियो लिखा है। ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी रिपीट हो रही है। पॉइंट नंबर 1 में EBIT, EBT, PBIT का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, वेस्ट ऑफ टाइम। पॉइंट नंबर बी में अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, पैट विल बी ट्रीटेड एज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सीधी बात है, जब डिविडेंड है ही नहीं तो पैट ही रहेगा, सच अ ग्रॉस वेस्ट ऑफ टाइम। इफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी टेकन, ये ठीक है। रेशियो shall be calculated based on the requirement and availability of information and may deviate from original formula. If required, assumption should be made. शाबाश। Numerator and denominator should have some kind of relationship, ठीक है। तो यहां तक आपने इतने सारे रेशियोज पढ़े। अब हम क्या करेंगे, सारे रेशियोज पढ़ लिए आपने,
तो अब क्या होगा, कुछ थ्योरी के पैराग्राफ बचे हुए हैं लेकिन उसको मैं बाद में लूंगा। पहले मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। आज आपको क्या करना है, एक तो पैराग्राफ नंबर जो 3.4 है, यूजर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल, वो यहाँ पर एक जगह समरी बनाई हुई है, बहुत अच्छे से बनाई है इंस्टीट्यूट ने, कभी कभार वो भी अच्छा काम करती है। कौन से यूजर का कौन सा रेशियो पे ज्यादा फोकस रहता है वो लिखा हुआ है, ये आप पढ़कर आएंगे। कल वैसे मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है पैराग्राफ 3.5 में कि रेशियो एनालिसिस का डिसीजन मेकिंग में क्या इंपैक्ट होता है, उसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन है। और लास्ट वाला है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियो इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, इसके भी लिमिटेशंस हैं, तो वो लिमिटेशन देखना है आपको। और उसके बाद पैराग्राफ 3.7 में फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। और समरी ऑफ रेशियो ये आपको पूरे अच्छे तरह से क्या करना है, लर्न करना है। सबके मीनिंग और इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया, करीब 2-2.5 लेक्चर लगा दिए, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और अब आपको फॉर्मूले ध्यान में रहेगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे से कर पाओगे। तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर। आंसर मैंने आपकी बुक में दे रखा है, तो इससे अगर आपका कभी छूट जाए तो देख लेना। वैसे अभी हम क्लास में करने वाले हैं, तो क्लास में करने से फ़ायदा होगा कि वो सारे आंसर चेक भी हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे आंसर इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए हैं, इसको मैंने चेक नहीं किया है, सीधा क्लास में अभी चेक होगा। नोटबुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए। कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी ना। अभी तो एक ही बार हुआ है, कल फिर रिवाइज करेंगे, फिर परसों फिर रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद फिर रिवाइज करेंगे, तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। जब बार बार एक ही चीज करते हैं तो दिमाग में चीजें बैठने लगती है। ठीक है, पहले बचपन में जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो बहुत डर लगता था ना बॉलर को देखकर, बस अभी कोई भी बॉल फेंके चला देते हैं। अब क्या दिमाग में लगाते हैं क्या कि फॉर्मूला क्या लगाना है बैटिंग करने के लिए? नहीं, ये लगाते हो। कार सीखने जाते हैं ना तो पहले 2-4 दिन बहुत डर लगता है, या स्कूटर सीखते हैं तो, लेकिन एक बार स्कूटर सीख लिया उसके बाद पता ही नहीं चलता कब स्कूटर में बैठकर हम चल पड़े, हमें याद भी नहीं रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, पढ़ाई लिखाई भी गेम की तरह समझो, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी फिर आदत हो जाएगी। हाँ जी, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर सारे विद्यार्थीगण प्रस्थान करें। इन अ मीटिंग हेल्ड एट सोलान towards the end of 2019-20, the directors of HPCL have taken a decision to diversify. At present, HPCL sells all finished goods from its own warehouse. The company issued debenture on 1/4/2020 and purchased fixed asset on the same day. The purchase price have remained stable during the concerned period. Following information is provided to you. एक तो इतना बड़ा उसने क्वेश्चन दिया कि उसमें बेचारा गरीब बच्चा डर जाएगा। इनकम स्टेटमेंट दिया है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडमिन, सेलिंग, नेट प्रॉफिट है। एकदम सिंपल सा। कोई इसमें आपको मुश्किल वाला आइटम लग रहा है? बोलो हाँ या ना। ना। फिर आ गया बैलेंस शीट, उसमें भी आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी गई है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। फिक्स्ड एसेट, रिसीवेबल, कैश, स्टॉक, करंट एसेट, पेबल, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, नेट एसेट, रिप्रेजेंटेड बाय शेयर कैपिटल, रिजर्व, डिबेंचर। अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन निकला।
अब उन्होंने आपसे एक ही साथ इतने सारे रेशियो पूछ लिए हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर बोथ द ईयर्स। जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो एंड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। इज इट राइट? तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक बार पूरे रेशियोज जब हम सीख लेंगे ना, तो फिर हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। बस अब आपकी मेहनत इतनी है कि आपको ये फॉर्मूले सारे दिमाग में तुरंत आने चाहिए। फिर लिखा है रेशियो रिलेटिंग टू कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी बेस्ड ऑन कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कैपिटल टर्नओवर के लिए एवरेज कैपिटल यूज करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा, जाओ माफ किया तुम्हें, तुम क्लोजिंग कैपिटल लेकर भी काम चला सकते हो। फिर लिखा गिव द रीजन फॉर चेंज इन द रेशियो ऑफ 2 ईयर्स। ओ माय गॉड, इन्होंने लिखा है कि रेशियो जो चेंज हो रहे हैं उसका कारण बताओ। अज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ ₹40,000 फॉर 1920। ये क्यों दिया हुआ है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो जब आप निकालोगे तो आपको एवरेज स्टॉक लगेगा, तो फर्स्ट ईयर का एवरेज स्टॉक निकालने के लिए आपको उसका ओपनिंग स्टॉक लगेगा। और एक अच्छा काम किया इन्होंने, इग्नोर टैक्सेशन। एंजॉय। जब भी कुछ इग्नोर इग्नोर आता है क्वेश्चन में तो मन खुश हो जाता है कि चलो थोड़ा तो काम कम हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। नोटबुक निकाल चुके होंगे अब तक आप लोग। ऊपर हेडिंग लिखना है कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। अपने से आप पूरा चेक करेंगे आंसर, सीरियल नंबर, रेशियो, फिर एक कॉलम ड्रॉ करेंगे फॉर्मूला, फिर लिखेंगे 2019-20, 2020-21। कुछ कुछ जगहों पे मैं थोड़ा फॉर्मेट चेंज भी करूंगा, ठीक है? और कुछ कुछ जगह मुझे अगर लगे कि इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट ठीक ठाक है तो हम उसको यूज कर लेंगे। बोलो हाँ कि ना? तो पहला लिखेंगे 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और फॉर्मूला लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन, याद है क्या? यस। तो फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस होते जाएगी, हर बार फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि 2019-20 में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। हाँ, बुक को पूरी ओपन करके रखो ताकि आपको दिखता रहे नंबर्स। तो 64,000 आपको दिख रहा है क्या? और उसी ईयर में सेल्स, आपको टोटल सेल्स कितना दिख रहा है? 3 लाख दिख रहा होगा। कैश प्लस क्रेडिट इंटू 100 कर दो, 21.33 है क्या? नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ। नेक्स्ट ईयर अपने बुक में क्वेश्चन में देखो 76,000 दिख रहा है, और आपको उसी लाइन में 2 लाइन ऊपर 3,74,000 दिख रहा होगा इंटू 100। तो यहां पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो थोड़ा घट गया, 20.32। ओके, 3 भी ठीक है। इसके ऊपर बाद में कमेंट लिखना है आपको कि ये रेशियो क्यों कम हुआ होगा। कम हुआ है ना? तो इंस्टीट्यूट सिर्फ आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाती है, आपका इंटेलिजेंस भी देखती है कि आप बता सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्यों कम हुआ है। अरे दादा, सेल्स कहाँ कम हुआ है? आपको लिखना एग्जाम में सेलिंग प्राइस कम हुआ होगा, या फिर कॉस्ट ऑफ परचेज बड़ा होगा, इसलिए ये रेशियो घटता है ना। एक और रेशियो क्या पूछा उन्होंने? ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो। तो यहां पर फॉर्मूला आप लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
अपॉन सेल्स इंटू 100। तो क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे दिया हुआ है, टोटल भी करके दिया है 49,000। दिख रहा है क्या? कितनी दयालु इंस्टीट्यूट है, और आप लोग फालतू ही गाली देते हैं। इंटू 100, बताइए जी। 16.33, और दूसरे में आप देखेंगे 57,000 दिख रहा है क्या आपको? डिवाइड बाई 3,74,000, सेल्स उतना ही है, इंटू 100। आंसर बोलो। 15.24, 2 डिजिट तक मैक्सिमम लिखेंगे। यहां पर आपका ना ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो कम हो गया है। इसका मतलब आपका कंपनी ने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कमी की है। दे हैव ट्राइड टू डू द कॉस्ट रिडक्शन, यस और नो? दे हैव ट्राइड। बड़ा कहाँ है, कम हुआ है ना। 16.3 था, परसेंटेज देखो से 15.24 हो गया है। हमारा पूरा चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो एनालिसिस। पूरा महाभारत खत्म हो गया और तुम पूछ रहे हो कि गीता कौन है? अच्छा ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे आ जाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एक ही फिगर प्रॉफिट का, जो हमारे काम का नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है, वही समझ लो ईबीआईटी, क्योंकि उसके बाद कुछ तो है नहीं। यस और नो? ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है यहाँ पे, ऑपरेटिंग रेशियो देता तो उसमें मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ले लेता, इसलिए अभी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आएगी। सटीक? पहले तुम कैलकुलेट तो करो, फिर सटीक स्टेटमेंट देंगे, ठीक है? ये आपका आ गया कितना, 5% आ रहा है। उसी प्रकार दूसरा भी कैलकुलेट करो, 19,000 आपका नेट प्रॉफिट है, और उस ईयर में 3,74,000 का सेल है, इंटू 100 करके जल्दी से बताना। 5.08% है। यहाँ पर आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बढ़ा है क्योंकि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो घटा है, ठीक है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। तो थोड़ा बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि आपका जीपी भी घटा था ना, तो दोनों का नेट इफेक्ट होकर ही आएगा ये, राइट? ऐसे आप धीरे धीरे अभी आप नंबर्स को समझने लगोगे। और एक चौथा क्या पूछा है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखना है सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सेल्स का फिगर तो हमें पता है 3 लाख है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें बैलेंस शीट में जाके देखना है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और डिबेंचर लेंगे। दिख रहा है क्या लास्ट के 3 आइटम? एक बार मैं आपको दिखा दूं। ये आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल है, ये दोनों मिला के शेयर होल्डर फंड है, और ये लॉन्ग टर्म डेट है। तो आपको लेना है ये फिगर 75 + 25 1 लाख, 75 42 एंड 30,000 1,40,000। ये फिगर मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने ब्रैकेट में लिखो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस डिबेंचर। क्या लिया हमने उसको लिख के रखो, कल को तुम्हारे को याद नहीं आया तो मुश्किल हो सकती है। तो 3 लाख रुपीज डिवाइड बाई 1 लाख, 100 जरूरत नहीं है, 3 टाइम्स, हर बार 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 3,74,000, और यहाँ पर आपका 1,47,000 है।
2.54। कैपिटल टर्नओवर रेशियो थोड़ा कम हो गया है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो थोड़ा कम हो गया है, इज इट राइट? तो इसका मतलब थोड़ी कैपिटल यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी कम हुई है, कैपिटल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी हैज गॉन डाउन। अब क्या रह गया? स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यहां पर फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है। आप ऊपर से थर्ड लाइन देखो, 2,36,000 है, और आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्वेश्चन के लास्ट लाइन में दिया हुआ है। पहले साल का ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन की लास्ट लाइन में है 40,000, और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट से मिल जाएगा। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आपको 60,000 दिख रहा है क्या? बोलो ना हाँ। उसको डिवाइड बाय 2 कर लो तो 50,000 एवरेज स्टॉक है। बोलो जी, 4.72 टाइम्स। हाँ, आज आपको सारे थियरी और जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसको आप प्रैक्टिस करके आएंगे, तो फिर आपका अगला दिन अच्छा गुजरेगा। 2,98,000 है। अब ये 60,000 पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बन गया, और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिया हुआ है, दिया है ना स्टॉक 94,000। दिखा क्या? कौन बोल रहा नहीं दिया हुआ है, नालायक? हाँ, फाइनल सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 3.87 टाइम्स, तो ये भी थोड़ा कम हो गया है। इसका मतलब है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट थोड़ी पुअर हुई है, एफिशिएंसी हैज गॉन डाउन, एफिशिएंसी हैज गॉन डाउन। फिर एक और दिया इन्होंने, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो। तो ये तो नाम में ही गुण छुपे हुए हैं। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय, इसको बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी लिखना चाहिए था, या ब्रैकेट में आप लिख दो रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आपका प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ लास्ट लाइन में 15,000, और आपका शेयर होल्डर फंड जो है पहले साल 75,000 प्लस 25,000 है, यानी 1,00,000 इंटू 100 करना है अभी, तो ये आ गया 15%। यस और नो? और सेकेंड ईयर में आपका नेट प्रॉफिट 19,000 है, डिवाइड बाई आपका शेयर कैपिटल 75,000 है, और इस साल का रिजर्व एंड सरप्लस 42,000 दिया हुआ है, इंटू 100 करके बताओ। %16.24 आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो हैज इंप्रूव्ड, तो देयर इज अ increase in efficiency on this line. On return on equity front there is an increase in efficiency. ये आपका रेशियो कितने हो गए? कोई बीच में छूट गया क्या? ये 5 है, ये 6 है, हाँ एक और है, लास्ट वाला रह गया, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। तो यहां पर हम लिखेंगे एवरेज रिसीवेबल अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल, एवरेज रिसीवेबल अपॉन एवरेज डेली। क्वेश्चन में आपको जानबूझकर कैश सेल भी दिया हुआ है, उसको इग्नोर करना है। अब इस प्रॉब्लम में एक दिक्कत है कि रिसीवेबल का हम एवरेज फर्स्ट ईयर में कैसे निकालेंगे? ओपनिंग तो हमें दिया नहीं है, ओपनिंग रिसीवेबल ऑफ 2019-20 नहीं दिया हुआ है, स्टॉक का दिया था इसलिए मैंने ले लिया, लेकिन रिसीवेबल का ओपनिंग रिसीवेबल नहीं है।
तो मैं क्या करूंगा, फिर क्लोजिंग ही लूंगा। क्लोजिंग रिसीवेबल सेकेंड लाइन ऑफ बैलेंस शीट में दिखेगा, 50,000 दिख रहा है क्या, डिवाइड बाई, और आपका एवरेज डेली क्रेडिट सेल कितना है ऊपर में देखना P&L अकाउंट में, 2,70,000। क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ डेज कहीं पे मेंशन है क्या, नंबर ऑफ डेज अगर मेंशन नहीं तो आप 365 ले सकते हो। क्या कोई इसको सॉल्व करके बता पाएगा? अराउंड 67.6 डेज आ रहा है। आप उसको चाहो तो 68 डेज भी लिख सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख दो, इंस्टीट्यूट को जो चाहिए अपने पास रख लेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका 82,000 है। अब मैं दोनों को कंपैरिजन करने के लिए दोनों का फिर मैं क्लोजिंग लूंगा। सेकेंड ईयर का हम एवरेज ले सकते हैं, सेकेंड ईयर के लिए मेरे पास पिछले साल का बैलेंस है, लेकिन फिर क्या होगा कि एक आप क्लोजिंग पे कैलकुलेट करोगे और एक आप एवरेज पे कैलकुलेट करोगे, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको भी 82,000 पूरा लेंगे। और यहाँ पर आपका क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है, 3,42,000 डिवाइड बाई 360। हाँ ले सकते हैं, लेकिन फिर दोनों अलग अलग बेसिस पे कैलकुलेट होगा, तो दोनों कंपैरिजन में मुश्किल हो जाएगी। बोलो जी हाँ या ना। कितना आया आंसर, राउंड ऑफ कर दो, अराउंड 88 डेज आ रहे हैं। ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्सीमेटली, जब राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली। ये थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा क्या बहुत बढ़ गया, 68 डेज से 88 डेज पे पहुंच गया, 20 दिन से आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड बढ़ गया। तो देयर इज अ डिक्रीज इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। अब आपको क्या करना है, इसका एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस बुक में लिखी हुई देखो जरा, आंसर देखो, यस। तो अभी हम वहीं से एक बार आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और आज नोटबुक में इसको आपको लिखना है अपने वर्ड्स में, यस। तो एक एक करके हम सारे रेशियो का देखते हैं, एग्जाम में आपको एक एक करके लिखना है कि पहले जैसे जीपी रेशियो है, तो जीपी रेशियो क्या हो गया, जीपी रेशियो हैज रिड्यूस्ड। क्यों रिड्यूस हो गया, मे बी, अब हमें नहीं पता, आइदर ड्यू टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, सेल्स मत बोलना, सेल्स तो उल्टा बढ़ा है, सेल्स तो बढ़ा है ना, दिख रहा है आपको, आइदर ड्यू टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस और ड्यू टू इंक्रीज इन परचेस कॉस्ट और इंक्रीज इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तभी तो जीपी रेशियो घटता है। फिर दूसरा उन्होंने क्या दिया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, उसको मैं आपकी बुक से ही पढ़ देता हूं ताकि आपको टाइम बचे। देयर इज अ डिक्लाइन इन द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ रिलेटिव कॉस्ट रिडक्शन इन, देयर इज अ रिलेटिव रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देयर इज अ relative reduction in ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस तरह से आपको छोटे से कमेंट लिखना है। और तीसरा क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हैज इंक्रीज्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज्ड, यस और नो। सो ड्यू टू बोलो रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ड्यू टू रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर एक चौथा क्या था, कैपिटल टर्नओवर रेशियो डिक्रीज्ड, कैपिटल टर्नओवर रेशियो डिक्रीज, तो रिडक्शन इन एफिशिएंसी,
रिडक्शन इन एफिशिएंसी। फिर पांचवा क्या था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दिस इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। तो ये भी आपको डिक्रीज इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, क्या बताता है, रिडक्शन इन एफिशिएंसी इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन यही कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। ओके, सिक्स्थ वाला क्या था, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो, दिस हैज इंक्रीज्ड। नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो हैज इंक्रीज, दिख रहा है क्या? तो दिस इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। और एक लास्ट क्या था, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ये इंक्रीज हो गया है, लेकिन ये रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इंक्रीज होना अच्छी बात नहीं है। पुअर रिसीवेबल मैनेजमेंट, इतना एवरेज कलेक्शन पीरियड बढ़ना अच्छी बात नहीं, पुअर रिसीवेबल मैनेजमेंट। ओके, ये मैंने एक ब्रीफली समरी बना दी है, और नीचे आपको लिखना है ऑल्सो रीड ICI आंसर। एग्जाम में दोनों को मिक्स मैच करके अपने वर्ड्स में लिखना है। इज इट राइट? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, और ये बहुत ईयर्स पहले एग्जाम में भी आ चुका है। इज इट राइट? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अब आपकी दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। हेलो, हाँ, बाद में सो जाना, थक गए। अच्छा, बाद में खाना नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं ना, क्या तुम लोग को खाने की ज़्यादा दिखती है? एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हो, छोटा सा। 2 में आपको लगेगा आधा घंटा, इसलिए 3 पे आ जाओ, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं। क्या आप सब लोग तैयार हैं? इस क्वेश्चन का पहले सोर्स देखो। ये क्वेश्चन जो है ना, स्टडी मटेरियल में तो है ही, ये MTP 2019 और नवंबर 2020 एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया है। ओह, X company has made plan for the next year. It is estimated that the company will employ a total asset of 8 lakh. 50% of the asset being financed by borrowed capital. 50% मतलब 8 लाख का 50% 4 लाख, उस पर इंटरेस्ट कितना है 8% पर ईयर। तो बोरोड कैपिटल 4 लाख आ रहा है, और उस पर इंटरेस्ट 8% के रेट से कितना आएगा, 32,000 आएगा। द डायरेक्ट कॉस्ट इज 4,80,000 and all other operating expenses are 80,000. Goods will be sold to customer at 150% of the direct cost. तो ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट 480 है, तो सेल्स वैल्यू इसका 150% करके बताओ। सेल्स वैल्यू 7,20,000, यस और नो? टैक्स रेट 50% है, तो इन सब इंफॉर्मेशन से आपका एक P&L अकाउंट बन जाएगा। सेल्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, टैक्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में एक P&L अकाउंट वर्टिकल फॉर्मेट में बना लो। ओके, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है आफ्टर टैक्स, रिटर्न ऑन एसेट निकालना है आफ्टर टैक्स, एसेट टर्नओवर निकालना है, एंड रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए,
1 मिनट लगेगा। या आप एक काम करो, मैं सॉल्व करूंगा, आप अपनी बुक में उसको टिक करते जाना, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, और इसको नोटबुक में होमवर्क में करेंगे, नोटबुक में करेंगे होमवर्क, हाँ नोटबुक में करना। तो पहले आप P&L अकाउंट बनाना, सेल्स लिखेंगे, सेल्स के लिए 4,80,000 का 150% इंटू 150% करेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा 7,20,000। फिर इसमें से हम डायरेक्ट कॉस्ट लेस करेंगे, तो डायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ ही है 4,80,000। तो आपको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा कितना, 2 लाख। फिर क्वेश्चन में ना आपको अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, देखकर बताना अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 80,000। तो अब आपको मिलेगा EBIT 1 लाख। अब इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, 8% इंटू 4 लाख करेंगे, तो आपको मिलेगा EBT 1,28,000। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स रेट बहुत ही ज़्यादा है, 50% है, 64,000। तो आपको पैट मिलेगा 64,000। 10 सेकेंड सोच के बताओ कि क्या ये सही है या गलत है। अब आपको रेशियोज निकालने हैं। पहला रेशियो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी EBIT अपॉन सेल्स, है कि नहीं। EBIT देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे से EBIT देखना है कितना है, 1,60,000 है, और ऊपर सेल 7,20,000 है, इंटू 100 कर दीजिए, 22.22%। एनी क्वेरी ऑन दैट। दूसरा रेशियो क्या पूछा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स पूछा है शायद, या आफ्टर टैक्स पूछा है। सेकंड क्वेश्चन नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स पूछा है। तो आफ्टर टैक्स पूछा तो हम ये क्या करेंगे, पैट लेंगे, डिवाइड बाय सेल्स, 64,000 डिवाइड बाय 7,20,000, बोलो जी, इंटू 100 करके बताना, समझ में आ रहा है। तीसरा रेशियो क्या पूछा है आपसे, रिटर्न ऑन एसेट बिफोर टैक्स पूछा है, आफ्टर टैक्स पूछा है, आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स पूछा है तो आप ये 64,000 रिटर्न ऑन एसेट यानी EBIT, उसमें 1 माइनस T, क्योंकि हम इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इज इट राइट। यहाँ ब्रैकेट में लिखना है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट मतलब 4 लाख या 8 लाख, बोलो। EBIT यहां पर दिया हुआ है, इंटू 1 माइनस 0.5, टोटल एसेट यहाँ पे 8 लाख लेंगे। इस 8 लाख लेने की वजह से हम EBIT ले रहे हैं, क्योंकि इसमें 50% डेट है और 50% इक्विटी है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल यूज करेंगे तो मेरा प्रॉफिट EBIT होगा बिफोर टैक्स में, और EBIT इंटू 1 माइनस T होगा आफ्टर टैक्स में। कितना आया आंसर, लगभग 10% आया। इसको आप लिख लो इंपॉर्टेंट, इसको एक लिख लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर गलती होने की चांसेस थी। यहां पर स्टूडेंट 64,000 लिखकर भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकता था, बट वो गलत हो जाएगा क्योंकि आप पूरा 8 लाख ले रहे हो। आगे बोलो क्या है, एसेट टर्नओवर रेशियो, तो सेल्स अपॉन टोटल एसेट, ये तो बहुत इजी है। सेल्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 7,20,000, और यह है 8 लाख।
0.9 टाइम्स आ गया। और एक आखिरी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बिफोर टैक्स पूछा है या आफ्टर टैक्स पूछा है? कुछ नहीं पूछे तो आफ्टर टैक्स ही लेना है आपको। सब कुछ पे करने के बाद ओनर को क्या मिला, पैट, डिवाइड बाई ओनर्स इक्विटी या नेटवर्थ लिख दो। तो ये आपको 64,000 है। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, टोटल 8 लाख का 50% डेट ने फाइनेंस किया है, तो बाकी इक्विटी ने फाइनेंस किया है, तो 4 लाख लेंगे, इनटू 100 करके बताना 16%। यह क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 भी ट्राई करके आएंगे। हाँ, 2, 4, 5, 6 कल का एजेंडा रहेगा, ट्राई करके आने में कोई हर्ज नहीं है। सो नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।